आजकल ना शॉर्ट्स का ज़माना है, रील्स का ज़माना है। एक सर्वे में बताया गया था कि बच्चे को हर 1 मिनट के बाद कुछ नया कंटेंट चाहिए। तो इस डिस्ट्रैक्शन से वो कैसे बचे? क्योंकि सर मुद्दा आजकल पढ़ाई नहीं रह गया है, मुद्दा माइंडसेट रह गया है। वो पढ़ लिख के क्या करेंगे जब अच्छा माइंडसेट नहीं रखेंगे तो अच्छे समाज की स्थापना भी नहीं कर सकते वो। एक और भी है, बच्चे कहते हैं कि गौरव सर बिना पैसे के पढ़ाते हैं। तो गौरव सर अगर बिना पैसे के पढ़ाते हैं तो गौरव सर का अपना खर्चा कैसे चलता है? अच्छा, कुछ टीचर ये भी कहते हैं कि जब वो वीडियो बनाने जाते हैं घर पे, अगर स्टूडियो लगाए हैं तो घर वाले बोलते हैं दूध नहीं है, सब्जी नहीं लेके आए, तुम क्या वीडियो बनाते रहते हो, उससे क्या फ़ायदा? क्योंकि जब इनिशियल टाइम पे है तो ये दिक्कतें तो आपके पास भी आई होंगी, ठीक है? तो आप उसको कैसे मैनेज किए उस टाइम पे जब आपने शुरुआत किया था? क्योंकि इस डिजिटल दुनिया के बारे में हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, वो 90s के हैं, उन्होंने कभी देखा भी नहीं है, इससे लोग कहीं पहुँच सकते हैं। तो इनिशियल डेज को आपने कैसे मैनेज किया? हस्बैंड वाइफ पे बड़े मीम्स बनते हैं पर्सनल रिलेशन को लेके, क्योंकि जो बच्चे हैं कल को उनकी भी शादी होगी और आजकल बच्चे शादी से लेके बड़ा डरे हुए हैं कि बीबी ऐसी आ गई तो क्या करेंगे, हमारा कैरियर क्या होगा। तो आपके साथ मैम ने जो सपोर्ट किया आपको, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हस्बैंड हैं तो हस्बैंड को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो उनकी पूरी फैमिली सपोर्ट करे, स्पेशली उनकी वाइफ? ये कितने नंबर ऑफ बुक्स अभी तक सेल हो चुके हैं और सेल के आपके माध्यम क्या क्या है? सर आप मरवा दोगे इंटरव्यू में। नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जब ये लाइन सुनते हैं तो काफी सारे राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का प्रेम स्नेह उमड़ के आने लगता है। कारण यह है कि एक अलग ही बॉन्डिंग हो चुकी है। जब गौरव ज्ञान धारा के इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया और गौरव ज्ञान धारा से लगाकर आज जीजीडी तक का जो सफर हुआ है, यानी कि आज जो पहचान है विद्यार्थियों के दिलों में, वो जीजीडी के रूप में जानते हैं। जब ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था तब मुझे ये अनुमान भी नहीं था कि इतने कम समय में 2 साल के अंदर ही इतने सारे विद्यार्थियों का प्रेम मुझे इस कदर मिलेगा कि हम जो है निरंतर उनके लिए प्रयास करते रहेंगे और आगे भी करेंगे, ये बात तो निश्चित है। ये प्लेटफॉर्म बनाने का जो उद्देश्य रहा था वो ये रहा था कि राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने भविष्य को वो सरकारी नौकरी के रूप में देखता है, तो उसे कंटेंट से कहीं भी कमी महसूस न हो, उसे शिक्षा की कमी महसूस न हो, वो अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अपने शिक्षा से और अपने सपनों से दूर नहीं रह सके, इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। आज जीजीडी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3.25 लाख से अधिक विद्यार्थी अपनी नियमित तैयारी कर रहे हैं। उन्हें हजारों रुपए के आर्थिक भार से बचाते हुए बेहतरीन कंटेंट के साथ में उन्हें यह तैयारी करवाई जा रही है। विद्यार्थियों को अच्छे कंटेंट के रूप में पुस्तकें भी दी जा रही है। अब तक जो है मेरी लगभग 17 प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें आ चुकी है। विशेषता उन पुस्तकों की यह रही है कि वो सब बहुत ज्यादा और बहुत कम के अंदर की खाई को पाटने का काम करती है और प्रतियोगी परीक्षा में सारगर्भित तरीके से बहुत अच्छी तैयारी करवाती है। आगे जो मेरा उद्देश्य रहेगा, जिस तरीके से मैं अभी निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसी तरीके से भविष्य में मैं ये कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन भी बच्चों को निःशुल्क क्लासेस उपलब्ध करवाई जाए। जैसी कोचिंग संस्थानों में उन्हें दी जाती है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पूरे कोर्स निःशुल्क करवाए जाए, उनके माँ बाप के सपनों को पूरा किया जाए। और हमें इसके बदले में जो चाहिए वो सिर्फ चाहिए उनके माँ बाप की दुआएं चाहिए और ज्यादा नहीं। एक मिठाई का डब्बा विद्यार्थी अपनी खुशी से यदि उसमें से एक पीस भी हमें खिलाता है तो हमारे तो मतलब दिन ही मतलब उस दिन बन जाता है, यही फीलिंग आएगी। और यही कोशिश मैं हमेशा जारी रखूंगा कि इस सफर में विद्यार्थियों के सपनों के रथ का सारथी में बनने का प्रयास करूं और ईश्वर इतनी शक्ति जरूर दे कि मैं इस प्रयास को अनवरत जारी रखूं। जो गौरव ज्ञान धारा से ये जीजीडी प्लेटफॉर्म उभर के आया है, बच्चों के दिलों में स्थान पाया है, वो और आगे ऐसे ही बना रहे, बस इसी उम्मीद के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नहीं, पूरे पूरे 17। सोचो ये पूरा ज्ञान है और ज्ञान का भंडार है। तो ऐसे ही आज मैं जिससे मिलने आया हूँ, गौरव ज्ञान धारा, ज्ञान और धारा दोनों आप समझिए, गौरव सर से। गौरव सर अपने शहर के प्राउड हैं, अपने बच्चों के आइडियल हैं, सही मामले में गुरुजी हैं। टीचर और गुरुजी आपको पता है, गुरु बच्चे कब किसको बोलते हैं, जब सम्मान होता है और जब गुरु डेडिकेशन के साथ बच्चों के सुख और दुख में खड़े हों। ठीक है, जहाँ चीज़ें कॉमर्शियली ना हो, पहले वैल्यूज़ के लिए हो। तो गौरव ज्ञान धारा एक उभरता हुआ यूट्यूब चैनल विद वैल्यूज़, और उनके फाउंडर गौरव सर से मैं मिलने आया हूँ। आज कुछ बातें करूँगा। अगर आप एजुकेटर हैं तो आपके लिए भी कुछ है क्वेश्चंस, और आप बच्चे हैं तो आपके लिए भी। गौरव सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपका राजस्थान में स्वागत है। राजस्थान की इस धरा को आदर, सत्कार और वीरों की भूमि कहा जाता है, तो वीरों की इस भूमि पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो शुरुआत करेंगे। ज़्यादा देखिए, ये जो इंटरव्यू है द एजुकेटर शो हमारा है, उसमें टीचर्स के हम कुछ ऐसे पहलू के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बच्चा जानना चाहता है, क्योंकि जनरली हम बातें नहीं कर पाते हैं बच्चों से। ठीक है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आप एक गवर्नमेंट शिक्षक भी हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है, और आप लगभग 17 किताबें लिख चुके हैं, और आप एक राइटर भी हैं। तो राइटर से टीचर वाली जर्नी कैसे शुरू हुई सर? टीचर वाली जर्नी ऐसा है सर कि पहले टीचर वाली जर्नी शुरू हुई। एक टाइम था जब मैं मेरे फादर का बिजनेस है तो उसमें जाना चाहता था, लेकिन फिर मदर ने, और क्योंकि मेरे सिस्टर पहले से गवर्नमेंट जॉब में है उन्होंने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए। एक मतलब बच्चों के अंदर ये फीलिंग रहती है पहले से, कहीं ना कहीं से वो चीज़ आती है कि गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल है, अब है नहीं। वही सोच मेरी भी थी। फिर धीरे धीरे मोटिवेशन मिला पेरेंट्स से ही, और उसके बाद में फिर निरंतर प्रयास किया। तो पहले टीचर, उसके बाद में फिर जो सफ़र अपन ने तय किया, जो अपन देख चुके हैं, वही बताने के लिए कि किस तरीके से आप भी कर सकते हैं, वो तरीका जो बताना था। तो उसके लिए ये डिजिटल माध्यम मेरे हिसाब से बेस्ट है। और इस डिजिटल माध्यम से मैंने देखा जो आपकी रीच बढ़ी है, जो ख्याति बनी है, वो अलग। और एक और भी है, बच्चे कहते हैं कि गौरव सर बिना पैसे के पढ़ाते हैं। तो गौरव सर अगर बिना पैसे के पढ़ाते हैं तो गौरव सर का अपना खर्चा कैसे चलता है? प्लस आपका अपना एक विज़न क्या है बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे हमेशा टीचर के बारे में जानना चाहते हैं, और आप हमेशा वीडियोस में बोलते भी हैं। हर जगह आपका पहला जो पार्ट होता है वो बच्चों के लिए होता है, फिर आप अपने लिए करते हैं। तो आपका अपना विज़न क्या है, स्पेशली गौरव ज्ञान धारा को लेके और बच्चों को लेके? सर, सबसे पहले तो इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। वो प्रॉपर गाइडेंस की हमने ये चीज़ कर रखी, हमने ये ठोकर खाई थी, आप कम से कम ये ठोकर मत खाना। एक कहावत चली है कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। लेकिन ये है कि ठोकर खुद को ही खानी है, ये ज़रूरी नहीं है। भाई अगले ने खा ली है, उसको देखकर अपन सीख लो। हाँ, तो हमने जो खाई है वो आपको बता रहे हैं, आपको वहाँ पे ठोकर नहीं खानी। दूसरी बात कि मैं जहाँ पे देखता हूँ कि कंपटीशन के दौर में प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर कंटेंट, और एक कहीं ना मुझे गैप नज़र आता है। जैसे उस खाई को पाटने के लिए एक जो अंतिम पंक्ति में बच्चा बैठा है, उस तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए। वो भी पढ़ें, वो भी अपने कंटेंट के लिए, या कई लोगों के पास में यही समस्या होती है कि पढ़ तो सकते हैं लेकिन उनके पास में कंटेंट नहीं है। तो मैं पूरा का पूरा जो है, मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, पूरा कोर्स मैं यूट्यूब पे करवाता हूँ, और एक बेहतर कंटेंट के साथ में बुक्स फॉर्मेट में भी उसे प्रोवाइड करवा देता हूँ, जिसे बच्चा अच्छे तरीके से ले सकता है। यदि वो कहीं 8-10 हज़ार कोचिंग की फीस अफोर्ड कर रहा है तो उसे एक बुक के रूप में वो मिल जाती है, और कोचिंग जो है वो यूट्यूब के जरिए उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो एक खाई को पाटने का जो काम है वो मैं इस चैनल के उद्देश्य से करना चाहता हूँ। मेरा विज़न ये है कि आने वाले समय में ज़्यादा नहीं तो यदि मुझे देखकर 8 या 10 लोग भी ऐसा प्रयास करते हैं तो वो चैन से चैन बन जाएगी, और आगे जाकर जो है बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, हर बच्चे की जो है शिक्षा तक पहुंच सुलभ हो जाएगी। इस विजन के साथ में मैं चला हूं, और इसी के लिए काम आगे भी जारी है। ठीक है।
और आप अभी स्टेट लेवल पे क्या क्या पढ़ा रहे हैं? और दूसरा कि यहाँ 12 तो पुस्तकें रखी हैं, 17 से ज़्यादा पब्लिश हो चुकी हैं। थोड़ा आप ये बताएं कि पहली बार राइटिंग क्यों किया आपने? क्योंकि बुक्स तो मार्केट में अवेलेबल हैं, फिर गौरव सर की ही बुक्स क्यों, और गौरव सर ने क्यों लिखना शुरू किया? सर बुक्स राइटिंग का इसमें ऐसा है कि जैसे मैं यूट्यूब पे तो पढ़ाता हूँ, मैं पीपीटी पीडीएफ वो भी देता था, टेलीग्राम के जरिए बच्चों को मिल जाती थी। लेकिन जब मैं जिस कंपटीशन के दौर में था तो मैंने एक चीज़ महसूस की थी, एक बहुत बड़ी किताब और एक बहुत छोटी किताब, उन दोनों के बीच की कोई ऐसी योजक कड़ी या कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे बच्चा संपूर्णता के साथ फास्ट रिवीजन कर सके। तो मैं उसे वन लाइनर फॉर्मेट में लेके आया सभी बुक्स को, मेहनत की उस पर रात को 2-2 3-3 बजे तक। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो किताबें आप देख रहे हो, इनका ऑफलाइन कच्चा काम मेरे पास में आज भी अवेलेबल है, कि ये कहीं से कोई ऐसा नहीं है, सारे रजिस्टर लिखे हुए सेल्फ पढ़े हैं। तो मतलब वो जो खाई मैंने, मेरा उद्देश्य यही रहा है कि एक जो बीच का गैप है उसको भरा जाए। तो बच्चों को ये जैसे 4 महीने में बच्चा जो पढ़ पाता है उसे 1 महीने में रिवाइज कर लें और संपूर्णता के साथ। तो जैसे एग्जाम होते हैं ना, तो बच्चे वास्तव में दुआएं देते हैं कि सर हमारा टाइम भी बचा और हमें कंटेंट भी अच्छा पढ़ने को मिला और उस कंटेंट को हमें यूट्यूब के जरिए वापस समझने को भी मिल गया। प्लस इसमें मैं ट्रिक्स देता हूँ इनको याद करने की, जो बहुत कठिन चीज़ें होती है वो आसानी से याद हो जाती है। तो एक्चुअल में कंपटीशन के दौर में क्या चाहिए उसे, उस चीज़ को देने के लिए फिर मुझे राइटिंग में आना पड़ा कि ये चीज़ नहीं है अवेलेबल और उसको उस तरीके से देनी है। तो आपका इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद आप राइटिंग कब करते हैं? देखिए, एक तो पढ़ना, उसके ऊपर राइटिंग करना, क्योंकि ये उन शिक्षक के लिए भी है जो कि बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, अनस्टेबिलिटी उनके अंदर आ जाती है, कुछ दिन नया नया उनको शुरुआत किए होते हैं। क्योंकि आप एक राइटर भी हैं, आपने एक वैल्यू भी क्रिएट किया है बच्चों को, और आपका एक सब्सक्राइबर बेस भी अच्छा है, आप बच्चों से पैसा भी नहीं लेते हैं, टेस्ट सीरीज भी जो देते हैं सबसे नॉमिनल प्राइस पे देते हैं, क्योंकि 360 जो आप कार्य कर रहे हैं ये सब कुछ वैल्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों के लिए आप करना चाहते हैं। तो इसके टाइम कब निकालते हैं, क्योंकि बच्चे भी जानना चाहते होंगे आपके। इसमें ऐसा है सर कि यदि किसी को कुछ करना ही है ना, जैसे मैं आपका ही उदाहरण दूँ, तो चंदन जी आज जिस प्लेटफॉर्म पे है उसके लिए चंदन जी ने समय निकाला है। समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है, ये सभी जानते भी है, कहते भी है, लेकिन करते कम है। मेरा जब से चैनल बना है तब से मैं कह सकता हूँ कि मैं 4 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं हूँ। मम्मी जी और ये मैडम और कहते भी हैं मुझे कि सो जा या सो जाना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ, इनको अक्सर कहता हूँ ये कि हर व्यक्ति का जीवन जो है सोने के लिए तो हुआ नहीं है भाई, अपन को सोना उतना है जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, मेरी सोच है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी को, हाँ, तो जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी उतना सोते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है, जीवन का एक उद्देश्य होता है कि हमें कुछ करना है, तो बस वो है। और इस दरमियान जो है मैं जैसे कि स्कूल में टाइम देता हूँ, 6 से 6.5 घंटे का स्कूल में टाइम रह जाता है, तो वो पूरा समय उन बच्चों के लिए होता है। फिर जैसे ही मैं घर पे आता हूँ तो मेरा एक टारगेट सेट होता है कि मुझे अब घर पे जाके क्या क्या करना है, बच्चों के लिए पीपीटी तैयार करनी है, क्लास लेनी है। उसके बाद में जो है, हालांकि मुझे सपोर्ट काफ़ी मिलता है फैमिली से, मदर से भी, मैडम पूरा मैनेजमेंट देख लेते हैं पीछे का, ये है जो अपनी टीम मेट्स है वो अच्छे से संभाल लेते हैं। तो फिर मुझे वो टाइम मिल जाता है, मैं 4 से 5 घंटे फिर इसके लिए फिर भी निकाल देता हूँ। ये है कि मेरा जो है सोने का और वो पर्सनल जो टाइम है उसमें से थोड़ा सा अपन को निकालना पड़ता है। ठीक है, यानी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर ये भी कहते हैं कि जब वो वीडियो बनाने जाते हैं घर पे, अगर स्टूडियो लगाए हैं तो घर वाले बोलते हैं दूध नहीं है, सब्जी नहीं लेके आए, तुम क्या वीडियो बनाते रहते हो, उससे क्या फ़ायदा। क्योंकि जब इनिशियल टाइम पे है तो ये दिक्कतें तो आपके पास भी आई होंगी, ठीक है, तो आप उसको कैसे मैनेज किए उस टाइम पे जब आपने शुरुआत किया था? क्योंकि इस डिजिटल दुनिया के बारे में हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, वो 90s के हैं, उन्होंने कभी देखा भी नहीं है कि कैमरा और इंटरनेट से लोग कहीं पहुंच सकते हैं। तो इनिशियल डेज को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप सफल हैं, जब आपका पहला सब्सक्राइबर था, जब आप वीडियोस बना रहे थे, तब कैसे मैनेज किया आपने टाइम को, फैमिली को? शुरुआत में सर, जैसे जो कोई भी, जैसे नए बिगिनर्स कोई देख रहे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में अपन को एक इंतज़ार करना पड़ता है। मुझे याद है
कि मेरे वीडियो के पीछे के लगने में 13 दिन लगे थे। पहले वीडियो के पीछे के लगने में कि 1K अब हुआ है, तो वो एक मतलब वो रहती भी है कि वो एक उमंग होती है कि उसके प्रति काम करना है, लेकिन धीरे धीरे वो काम बढ़ता भी है, अपन को डेडिकेशन देना भी पड़ता है। मेरे मामले में ऐसा है कि मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है। मेरी फैमिली सपोर्टिव है तो व्हीकल्स ये चलाना जानते हैं, तो बाजार का जैसे कुछ काम है तो वो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ कि ये कर लेते हैं, पापा जी संभाल लेते हैं, मैडम संभाल लेते हैं, घर का काम जो है वो मदर देख लेते, तो मैडम के ऊपर भी इतना लोड नहीं आता, मिलके सारा है। तो मेरे मामले में ऐसा है कि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है और उनकी वजह से जो है बाकी काफ़ी सारी फैमिली को ये चीज़ मिल रही है, और आने वाले समय में उनके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब पाएंगे तो निश्चित रूप से दूसरी फैमिली को भी फायदा होने वाला है। अच्छा, एक शब्द और सर, हस्बैंड वाइफ पे बड़े मीम्स बनते हैं पर्सनल रिलेशन को लेके। ये जो बच्चे हैं कल को उनकी भी शादी होगी, और आजकल बच्चे शादी से लेके बड़ा डरे हुए हैं कि बीबी ऐसी आ गई तो क्या करेंगे, हमारा कैरियर क्या होगा। तो आपके साथ मैम ने जो सपोर्ट किया आपको, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हस्बैंड हैं तो हस्बैंड को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो उनकी पूरी फैमिली सपोर्ट करे, स्पेशली उनकी वाइफ। ये मतलब इस मुद्दे का नहीं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। सर मैं ये समझता हूँ कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपनी भावना को समझते हैं और सपोर्ट निश्चित रूप से मिलता है। ऐसा नहीं है कि अपन समय कितना दे रहे हैं, यदि आप मिलके काम करते हो तो आप पूरा समय एक दूसरे को दे रहे हो, ये फील होता है कि आप पूरा एक दूसरे को दे रहे हो समय, यदि आप मिलकर काम कर रहे हो। फिर इसमें यह है कि जैसे कई लोग पता नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो समझ पाएंगे या नहीं लोग, जैसे कई लोग जो है वो प्रॉपर रेस्पेक्ट दे नहीं पाते लेडीज़ को, वो अलग अलग सारी जो है पौराणिक उनकी पता नहीं कुछ शुरू से ऐसा, हाँ मतलब एक डर्रा सा चला आ रहा है, तो अपन उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, उनकी इच्छाएं समझते हैं। जैसे कि मेरे मामले में ऐसा है कि मैडम पहले चाहते थे कि वो खुद भी कुछ जॉब करें प्राइवेट, तो हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह सब ओके, लेकिन फिर भी मैडम ने 4 साल प्राइवेट स्कूल में अपने शौक को इसको पूरा किया। उसके बाद में अब इनको पता है कि इसे मैनेज करना पड़ेगा, तो फिर अब इसे प्रॉपर तरीके से वो मैनेज करते हैं। तो लगभग एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, और समझने के बाद में फिर वो कुछ भी बीच में नहीं आ सकता कि जैसे हस्बैंड वाइफ वाले मीम्स वगैरह, वैसे मीम्स आते हैं मैं खुद ही फॉरवर्ड कर देता हूँ इनको कि ये ऐसे आ रहे हैं। देखो ऐसे भी है, ठीक है। तो क्या बच्चों को कुछ दिन बाद मैम को भी देखने का मौका मिलेगा टीचिंग में, या आपने कुछ और स्लॉट रखा है? इसमें ऐसा है कि मैं तो वैसे कहता हूँ इनको, लेकिन ये जो है वो पूरा जैसे बैकएंड है, पूरा मैनेजमेंट वाला है, वो पार्ट पूरा मैडम संभालते हैं। यदि कभी भविष्य में इनकी पढ़ाने की इच्छा होगी तो मेरी तरफ से तो खुला प्लेटफॉर्म है, यदि ये पढ़ाना चाहे। ठीक है, तो मतलब आपसे ज़्यादा काम अभी मैम कर रही है। हाँ कह सकते हो, क्योंकि आपने क्या वीडियो बनाया, आप चले गए पीछे पूरा वो समेटना। हाँ, ये अच्छी बात, आपने सही रिस्पॉन्सिबिलिटी सही जगह दिया आपने। घर को संभालते हुए मैनेज करना मैं वास्तव में समझता हूँ कि एक अच्छी तो फाइनेंस मंत्रालय किसके पास है, वो मिनिस्टर कौन है? ये अच्छी बात है। मैं तो सर नहीं मैनेज कर पाता, मेरे पास पैसे हैं तो ऐसे खर्चे होते हैं पूछिए मत। तो पैसों की वैल्यू भी करनी चाहिए और ऐसे हाथ में देना चाहिए जहाँ वो इज्जत हो, ठीक है। तो अच्छा, अब सबसे पहला जब आपका पैसा आया, कब आया, क्रिएट करने के कितने दिन बाद आया, और कितना अमाउंट आया, और अमाउंट आपने किसको दिया था पहले? सर ऐसा है कि YouTube की पॉलिसी में अमाउंट बताना अलाउड नहीं है और वैसे भी कहते हैं कि लड़कियों की उम्र और लड़कों की सैलरी या अमाउंट वो पूछा नहीं जाता। फिर भी मैं एक आइडिया बता देता हूँ कि पहले जैसे अपन कोई भी चैनल क्रिएट करते तो उसमें मोनेटाइजेशन वगैरह एक बार समय लग जाता, वॉच टाइम आवर्स और वो पूरे करने होते हैं। पहला पेमेंट जो आया मेरे पास में लगभग 5 से 6 महीने लगे, 5 से 6 महीने लगे, वो पूरा जुड़ जुड़ा के आया था, वो समथिंग 20 से 25 हज़ार के समथिंग था। मुझे बहुत ज़्यादा लगा, 6 महीने का 20 से 25 हज़ार मुझे बहुत ज़्यादा लगा, और इतना खुश हो गया कि राजस्थान में ये होता है कि बहन कोई भी अच्छे काम होता है ना, बहन बेटियों को कपड़े गहने वगैरह ऐसे, तो वो पूरा पेमेंट उनको ही समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद में जैसे सिलसिला चलता है, जैसे अर्निंग होती है उसको वापस स्टूडेंट्स के लिए लगाने की मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो
टेक्निकल जो खर्च वगैरह आता है, जैसे टेस्ट सीरीज भी अपन बिल्कुल 50-60 रुपए के अंदर ही करवाते हैं, तो उसमें मैनेज हो जाए ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा वहन नहीं करना पड़े। तो ये थोड़ा सा अपन इसको। अच्छा, ये डिस्कशन मुझे ये तो पता चल रहा है कि आप एक आइडियल टीचर होने के साथ साथ एक आइडियल हस्बैंड भी होंगे, एक आइडियल बेटे भी होंगे और एक आइडियल भाई भी होंगे, क्योंकि लोग पहले पैसे का कोशिश करते हैं कि वो खरीद लें, क्योंकि आप पहले से ही फाइनेंशियली स्टेबल थे। तो लेकिन वो 25,000 रुपये डिजिटल से आया, ये नया था, तब आपको वो ज़्यादा लगा और आपने उसको दान दिया। शायद इसीलिए बच्चे आपको गुरु मानते हैं, क्योंकि देखो गुरु ना रोम रोम से बनते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा पढ़ाते हैं तभी गुरु हैं। गुरु के आंखों में वो भाव दिखता है, क्योंकि वो रिश्तों को कैसे मानते हैं वो भी मैटर करता है कि उनका भाव कैसा होगा। दिल से जुड़ना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, पहला सब्सक्राइबर से लेके अभी कितने सब्सक्राइबर अपने पास है? 3,20,000 के समथिंग है अभी। 3,20,000 जी। ये 3,20,000 कितने टाइम में पूरे हुए? ये सर चैनल शुरू किया है तब से अभी 2 साल नहीं हुए हैं, 2 साल होंगे 7 फरवरी को। तो अभी ये जो है आप समझ लो तकरीबन 2 साल के समथिंग जो है 3.25 लाख तक सब्सक्राइबर जर्नी रहेगी। मुझे लगता है कि सर ये जो तूफान है, क्योंकि आपके जो वैल्यूज़ है वो अलग है, तो ये रुकने वाला नहीं है। अब जब आप एक नए ऊंचाई पे हैं, एक ख्याति मिल रही है आपको, एक तो अच्छा इंसान होना भी आज के टाइम अपराध है तो आपके आलोचक भी बहुत होंगे, उनसे कैसे आप निपटते हैं या उनको कैसे टैकल करते हैं? सर आलोचक ऐसा है कि आज की टाइम में यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है ना तो उसका आलोचक नहीं होगा, यदि कोई सांस भी ले रहा है ढंग से तो उसका आलोचक है। और मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए आलोचकों का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी भी आलोचना होती है, अब चाहे वो पूरा कंटेंट फ्री में है लेकिन आलोचना का कोई आधार नहीं होता। उनको लगता है कि फ्री है तो इसलिए फ्री। हाँ, वो कुछ भी जोड़ देते हैं कि ये इसलिए फ्री है, ये इसलिए फ्री है, ये इसलिए। पहले जब चैनल शुरू किया या अपन किसी को शेयर करते थे तब उनका कहना ये हो जाता था कि सर व्यूज़ के लिए ये कर रहे हैं, इनको इससे रेवेन्यू मिलेगा। अब रेवेन्यू बोल चुके हैं वो, अब उनका फोकस और कहीं होता है कि इनको बुक्स से रिलेटेड कुछ होगा या वो होगा। तो ये चीज़ें चलती रहती है सर, लेकिन जो भावनाएं समझते हैं और जो वास्तव में करते हैं ना, वो इस चीज़ को समझते हैं कि इसके पीछे एफर्ट कितना लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में आलोचकों का होना जरूरी है, तब वो निरंतर काम कर सकता है और निरंतर आगे भी बढ़ेगा। ओके, अगर मैं बात करूँ किक, जैसे आपको किक मिल रहा है, आलोचक क्या किक कर रहे हैं, और मैं भी सर मानता हूँ आलोचक की फ़ोटो तो मंदिर में होना चाहिए और रोज़ उनको थैंक यू बोलो कि भैया आपकी वजह से मैं हर दिन मजबूत हो रहा हूँ, मेंटल फिजिकल, क्योंकि हमें जहाँ तक पहुँचना है उसमें आपका बहुत। तो एक सवाल हम ले ही लेते हैं आलोचक का कि गौरव सर बुक्स बेचने के लिए पढ़ाते हैं, अब ये बच्चों को जवाब कैसे आप देंगे कि? सर ये एक्चुअली मतलब आपने एक वास्तव में सवाल अच्छा पूछा है। इसमें ऐसा है सर कि किताबें तो चलो मैं तो अभी लिखने लगा हूँ, किताबें तो काफ़ी समय से आ रही है। यदि मैं नहीं भी लिखूंगा ना, किताबें वैसे भी सेल होगी। किताबें सिर्फ ऐसे कह सकता हूँ मैं कि मुर्गा बांग देना छोड़ दे तो सुबह नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं किताब इसलिए लिखता हूँ कि एक सही तरीके से सही कंटेंट सही रेट के साथ में बच्चे के साथ में पास में जाए, वो उसे पढ़े, उसके समय की भी बचत हो और वो उसको अच्छी तरीके से समझ के इम्प्लीमेंट कर सके, परिणाम में बदले। कंपटीशन के दौर में ये रहता है, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें बच्चे ले तो आते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता इसको वापस रिवाइज कैसे करेंगे। तो मेरा फोकस रहता है कि वो कम समय में ज़्यादा बार पढ़ा जा सके और एग्जाम में जैसे 100% कुछ चीज़ आनी है तो उसमें 90% को वो टारगेट करें और उस 90% में से यदि वो 80% भी ले आते हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होता है। ये रहती है अपनी थ्योरी। अब कोई इसे ये समझ के जोड़ दे या ऐसे जोड़ दे, तो ऐसा है सर कि मैं जो भी कंटेंट पढ़ाता हूँ पहले मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, उसकी PDF PPT सारी कुछ मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता हूँ, पूरे कंटेंट के साथ में यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। किताब जो है उसके बाद है सेकेंडरी है कि उनको एक ऑप्शन चाहिए कि कोई नोट्स बनाने के समय नहीं मिल पाता है वो चीज़ें, तो फिर वो किताब के जरिए अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। ये रहती है अपनी थ्योरी। अच्छा, एक बात सर और, जैसे जब आलोचक की बात आपने किया कि बुक्स वो बेचने के लिए वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल सही कहा।
अगर सही बुक्स और सही टीचर का नहीं पढ़ेंगे तो किसका पढ़ेंगे? क्योंकि जिसका बुक्स आप पढ़ रहे हैं क्या वो टीचर हैं? और प्लस इसमें लिखा हुआ शब्द उसको वैलिडेट कौन करते हैं? यूट्यूब पे ना बहुत सारे टीचर हैं, वैलिडेट करने वाला कोई नहीं है कि टीचिंग को वैलिडेट तो करे। ये बुक्स और टीचर दोनों आपके साथ हैं तो आप भाग्यशाली हैं, ठीक है। और तो आलोचक से आप ऐसे निपट गए, मतलब मेरे अंदर क्या ठीक है। कमी है अभी और हाँ, इसको हाँ, और हाँ। सुधार के अपन बच्चों का भला और किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो मैं तो ढूंढता हूँ कोई ऐसी कहीं पोस्ट मिल जाए तो कोई एक आध यदि मिल जाती है 10 एक दिन में तो उसको फिर सुधार के अपन कोशिश करते हैं। रैपिड फायर कुछ पर्सनल क्वेश्चन, आपकी एज कितनी है? 32 रनिंग है। शादी किस साल में हुआ? 2014 कम उम्र में हो गई थी। शादी का एक्चुअल डेट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 25 साल। 25 साल इसलिए भी कि बच्चों को टाइम मिल जाएगा अपने को निखारने में या जो करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी परवरिश अच्छी हुई हो तो कम एज में शादी हुई, आप पर्सनल प्रोफेशनल दोनों रिश्ता मैनेज कर ले गए, लेकिन बहुत सारे लोग उसी उलझन में रह जाते हैं, ठीक है। तो 25 इसलिए बोल रहे हैं कि वो 25 में क्या है कि थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आ जाती है और वो अपने आप को संभाल भी पाते, समझ भी पाते हैं। और दूसरा कि जैसे मैं मतलब इससे अपनी संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, तो अपने भारतीय संस्कृति के अंदर देखें तो भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश की उम्र 25 के बाद की है। ठीक है। और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कब रहा है, कितना क्या रहा है? एजुकेशनल बैकग्राउंड में सर जैसे बात करें कि पहले स्टार्ट में तो हम मोकलसर में, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोकलसर छोटा सा गांव है, फादर की वहाँ पे माइंस थे ग्रेनाइट की, तो वहीं से पढ़े। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी मेरे स्वास्थ्य के साथ भी और कुछ ऐसी, तो मैंने मतलब जंप किए 6 से 8, 8 से 10th, उसके बाद में 11 12 रेगुलर रही। फिर मेरी बीए जो है वो प्राइवेट चली है, फिर उसके बाद बीएड और फिर उसके बाद में कंपटीशन और फिर इसी तरीके से एमए और वो चलता रहा आगे। फिर नेट वगैरह वो सारे कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं। एंड फादर साहब क्या करते हैं और माता जी? मदर पहले टीचर थे गवर्नमेंट, लेकिन जब मैं छोटा था लगभग साल भर का, तो इन्हें पारिवारिक कंडीशन की वजह से छोड़नी पड़ी। यदि आज की तारीख में ये जॉब में होते तो ये प्रिंसिपल होते कहीं ना कहीं, छोड़नी पड़ी। फादर साहब भी परिवार की स्थिति के कारण अपने कंपटीशन में ध्यान नहीं दे पाए। पापा जी से कंपटीशन बढ़ के काफ़ी सारे लोग जो है बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे लगे हैं ट्यूशन पढ़ के, लेकिन उस समय कंडीशन हमारी ये थी कि फादर साहब के पास में फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, तो फाइनेंशियल उस समय बहुत हम कमज़ोर थे, तो इस वजह से तो पापा जी को प्राइवेट फील्ड में जाना पड़ा। प्राइवेट फील्ड में उन्होंने बहुत मेहनत की और आज हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सिस्टर है वो भी गवर्नमेंट जॉब में, तो कहीं ना कहीं इनकी ईमानदारी, इनके संघर्ष, मदर और फादर दोनों के ईमानदारी, संघर्ष, और इसी का नतीजा है कि आज ये इंटरव्यू यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है। दिस इज द आउटकम कि जो आंटी जी ने और अंकल जी ने किया, आपके मम्मी पापा ने, वो आउटकम आप है। उनके लिए भी एक प्राउड होता होगा कि देखो मेरी वाइफ भी कहती हैं कि कुछ लोग बच्चे को पालते हैं, कुछ लोग बच्चों की परवरिश करते हैं। तो अगर आपकी परवरिश हुई है, क्योंकि परवरिश न हुई होती तो वो माइंडसेट नहीं बनता, वो डेडिकेशन नहीं आता, वो मैच्योरिटी नहीं आती। तो इन बच्चों को भी समझना चाहिए कि आजकल ना शॉर्ट्स का ज़माना है, रील्स का ज़माना है। एक सर्वे में बताया गया था कि बच्चे को हर 1 मिनट के बाद कुछ नया कंटेंट चाहिए। तो इस डिस्ट्रैक्शन से वो कैसे बचे? क्योंकि सर मुद्दा आजकल पढ़ाई नहीं रह गया है, मुद्दा माइंडसेट रह गया है। वो पढ़ लिख के क्या करेंगे? जब अच्छा माइंडसेट नहीं रखेंगे तो अच्छे समाज की स्थापना भी नहीं कर सकते वो। सर इसमें ऐसा है कि आज की ये जो युवा पीढ़ी है ना, मैं ये देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा अधीरता आ गई है। आप जो कह रहे हो कि हर मिनट में उनको एक कुछ अलग चाहिए, ये अधीरता जो है ना, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं अपन कि यदि अपन किसी पानी में प्रतिबिंब देखना चाहें तो वो जितना छलकेगा तो अपन बिल्कुल साफ नहीं देख पाएंगे, वो धुंधला दिखेगा। वो जितना शांत है उतना ही अपन क्लियर देख पाएंगे। तो युवा पीढ़ी के अंदर एक तो धैर्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप धैर्य, शांत चित्त से सोचेंगे तो आपको एक नहीं 100 रास्ते मिलेंगे, और उसमें से कौन सा सही है इसका भी आप डिसीजन ले पाएंगे। थोड़ा सा आपके अंदर धैर्य, और उसके बाद में आपका लक्ष्य के प्रति समर्पण, और उसके बाद में आपकी नियमितता, निरंतरता, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। टिप्स उनको दीजिए आप, उनको क्या ऐसा, देखिए
ये तो ज्ञान की बातें जी। होगी, उनको ऐसा क्या करना चाहिए स्टेबल रहने के लिए, कंसिस्टेंसी बरकरार रखें वो? स्टेबल रहने के लिए जैसे कोई भी, जैसे जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं गवर्नमेंट से हट के थोड़ी सी बात करूं, चाहे गवर्नमेंट को भी उसमें ले लो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप पहले उस पर वर्क कीजिए। मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया तो मैंने कम से कम उसके 3-4 महीने पहले मैंने उसका मतलब होमवर्क किया कि क्या होता है एक्चुअली, ताकि अपन जब शुरू कर दे तो अपन रुके नहीं फिर, क्योंकि मेरी आदत भी रही है शुरू से कि जिस चीज़ को शुरू करूँगा तो फिर लेकर जाऊँगा, तो उसके प्रति अपन कम से कम वर्क करें पहले। उसके बाद में जब आपने टारगेट सेट कर ही दिया है, लक्ष्य आपका सेट हो गया, 2 चीज़ें होती है, एक होता है लक्ष्य, एक होता है उद्देश्य। लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हर रोज सुबह उठते हैं, वापस रात को सोना है, तब तक का टारगेट सेट करें कि छोटे छोटे चीजें क्या, आज के दिन का क्या है, फ्यूचर और पास्ट दोनों रहने दो, आज क्या करना है आपको, आज का टारगेट क्या है। जब तक ये टारगेट मैं अचीव नहीं करता हूं तब तक मैं सोऊंगा नहीं। यदि ये डेडिकेशन है, मैं नहीं समझता कि यदि उसने कुछ भी लक्ष्य बना रखा है उसको पाना मुश्किल है। 100% वो अचीव कर सकता है, आज नहीं तो कल मिलना निश्चित है। बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा, अब कुछ टीचर के लिए जब टीचर यूट्यूब शुरू करें तो उनको अपने व्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए, कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए, वैल्यूज़ पे देना चाहिए, या कंटेंट पे देना चाहिए? अभी हम डिजिटल सेटअप की बात बाद में करते हैं, पहले हम इन माइंडसेट की बात करते हैं, क्योंकि आपने वो टाइम भी देखा है स्टार्टिंग का और आज 3:30 तक भी हैं, तो वो भी आप देख रहे हैं। क्या ऐसा आप फॉलो करते हैं जो उनको भी करना चाहिए? सर इसमें ऐसा है कि जैसे कोई भी टीचर है या कोई भी यूट्यूब का क्रिएटर है, जैसे ही वो एक बार चैनल बनाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरे जो परिचित है वो ही मेरा कंटेंट नहीं देख रहे हैं, समय लगता है। सबसे पहले आपको उसके जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी चैनल है, आपको उसके लिए कंटिन्यू काम करना है। व्यूज शुरू में कम आएंगे, लेकिन YouTube खुद एक ऐसा मोड़ देता है आपको जब वो बिल्कुल अचानक से ग्रो होता है, बस तब तक आपको कंटिन्यू बना रहना है। कितने महीने तक उनको व्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है, केवल काम करना है? ये सर समय ये सबके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसमें इसके लिए ये है कि उनको सब तरीके से काम करना पड़ेगा। आप YouTube पे कंटेंट भी बना रहे हैं, आप और भी कुछ कीजिए जिसके साथ में आप उसे और पुश कर सकें। आप मतलब जैसे कम्युनिटी टैब है या आप अदर सोशल प्लेटफॉर्म है, उस पर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो साथ साथ में सभी तरीके से आप उसको पुश करने की कोशिश करें। एक बार आपको पुश करना पड़ेगा, एक बार आपने अच्छी तरीके से उसे पुश कर दिया, फिर जो है वो काम रह जाता है यूट्यूब का। यूट्यूब खुद भी प्रमोट करता है, क्योंकि उसे भी अपनी ज़रूरत है, उसे भी अपनी ज़रूरत है। क्योंकि यदि यूट्यूब पे अपन देखें तो सिर्फ रेवेन्यू पूरा अपन को नहीं मिलता है, फ़ायदा यूट्यूब को भी है, ज़्यादा फायदा यूट्यूब को है। हमें तो छोटा सा बिल्कुल, उसे भी अच्छे क्रिएटर्स की ज़रूरत है। तो यदि अपन कंटेंट पे फोकस करें, अपन क्वालिटी पे फोकस करें, अपन अपनी कंटिन्यू मतलब उस जर्नी को रखें, निश्चित रूप से एक मोड़ के बाद में उठाव आता है। तो आपने देखा कंसिस्टेंसी एक ही, मतलब एक की बनवाओ, उस की के ऊपर लिखवा दो कंसिस्टेंसी, बहुत जरूरी। वो फॉलो करो, बाकी सब ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा सर, एक और थोड़ा हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें। आपने YouTube पे वाइट बोर्ड पे वीडियो बनाना शुरू किया, फिर आपने सोचा कि डिजिटल बोर्ड लें, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं, फिर आप वेंडर सर्च किए। तो डिजिटल बोर्ड आने के बाद क्या सब्सक्राइबर के नंबर में चेंजेस हुआ, क्या आपके वैल्यूज़ में चेंजेस हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी कितना मदद करती है, क्योंकि आप यूज़ कर चुके हैं। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने पहले 3x4 के छोटे से बोर्ड पे मारकर रोज स्याही भरनी और रोज पढ़ाना है, उससे शुरू किया। फिर उसी का बड़ा वो लिया कि हाँ अब बड़ा ले लेते, 4x6 का ले लेते हैं, पहले 3x4 का था। फिर एक जरूरत महसूस हो गई, तो वहाँ तक मैं आ गया था, लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच गया वाइट बोर्ड पे। क्यों? ये कंटेंट के दम पे। अब आपको चाहिए, आपका कंटेंट में दम है, आपके अंदर दम है, अब आपको चाहिए क्वालिटी और बढ़ाना। उस समय बहुत डिमांड होने लग गई, फिर सर आप डिजिटल बोर्ड ले लो, सर आप डिजिटल बोर्ड ले लो। हाँ, फिर मेरे पास में ये था कि समय सेट करना था उसके लिए। फिर समय सेट करके फिर वो अपन सर्च करते हैं, और डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा ये रहता है कि आपका समय काफ़ी सारा बच जाता है। डिजिटल बोर्ड
ये कह सकते हैं सर, आपको पूरी चीज़ एक बोर्ड पर लिखनी है। आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, वो 1 घंटे की क्लास स्टूडेंट का भी जाएगा। आप डिजिटल बोर्ड को के माध्यम से उस 1 घंटे की क्लास को 20 मिनट में दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइबर, स्टूडेंट और टीचर सभी को फायदा होता है। प्लस पीपीटी बनानी आसान हो जाती है, पढ़ाना आसान हो जाता है, और उसके बाद में समझाना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी इमेज अपन उसके अंदर ले सकते हैं। तो विजुअली जितना बच्चा समझ सकता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैप्स ले सकते हैं, बहुत सारे टीचर के लिए बहुत सारे इसके अंदर नवाचार है जो वो कर सकता है। निश्चित रूप से डिजिटल बोर्ड जब लिया मैंने, तब तक 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा था। उसके बाद में अभी 1 साल होना है, आज 3.25 लाख सब्सक्राइबर है। अच्छा, एक और, डिजिटल बोर्ड के साथ साथ सही पार्टनर होना कितना ज़रूरी है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपके साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, जब मैंने डिजिटल बोर्ड लेने का मन बनाया तो एक मतलब कुछ आइडिया नहीं होता है। एक जो टीचर है वो यूट्यूब पे आया, वो ऑफलाइन पढ़ा रहा है, ठीक है, यहाँ से वो बोर्ड लाना है तो अपन 2-4 दुकान से भाव ताव करके ले लेते हैं। लेकिन डिजिटल बोर्ड लेना पता ही नहीं होता है कि इसमें क्या होता है, OBS क्या होता है वो ही पता नहीं था उस समय तक। कैसे कंप्यूटर लगेगा, कैसे पीपीटी बनेगी, कुछ नॉलेज नहीं। फिर मैंने जैसे सर्च किया था तो स्मार्ट इन्फोविजन वीडियो दिखे, और एक माइंडसेट रहता है कि क्या पता अपन पेमेंट कर भी दें, बोर्ड आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि चंदन जी तो CEO है, लेकिन चंदन जी का तो रेस्पॉन्स मिलना ही है, लेकिन चंदन जी की टीम का भी रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक मैं इतना दूर हूँ नोएडा से, मुझे ये लगता है कि यार छोटी सी प्रॉब्लम होगी तो मुझे सर्विस कैसे मिलेगी। मेरे साथ में कुछ टेक्निकल इशू हुआ भी था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ ऐसा, मतलब बंदा शाम तक तो मेरे स्टूडियो में आ चुका था। अब वो कैसे इन्होंने भेजा, किस तरीके से, वो ये जानते हैं। बाकी एक पार्टनर सही होना वास्तव में टेक्निकल, क्योंकि एक टीचर को टेक्नोलॉजी की इतनी जानकारी नहीं होती सर। यदि पीपीटी तो उसके वो भी टेक्निकल टीम बनाती है, सारी चीज़ें। टीचर का फोकस रहता है कंटेंट पर और पढ़ाने पर। तो यदि वो यहाँ से जितना फ्री रहता है तो उसको एक अच्छे सपोर्टिव और नॉलेजेबल पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है। अब आपके बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि गौरव सर जो अच्छे टीचर हैं वो उठते कितने बजे हैं, और उठ के पहला काम क्या करते हैं? क्या वो भी स्मार्टफोन टच करते हैं सबकी तरह? सही बताना, क्योंकि पूरी फैमिली सुन रही है। सर मेरे ऐसा है कि सोने का टाइम फिक्स नहीं है, लगभग रात को 1-2 बज जाता है। जब से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं क्या है कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, मेरी एक ये कमी है। तो मैं रात को 1-2 मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रात तक जितना काम कर लूँ वो कर लूँ। तो अब जैसे 10 बजे की स्कूल रहती है मेरी, मुझे पता है मुझे उठ के तैयार होकर स्कूल जाना है, ठीक है, तो मैं लगभग जो है फिर भी 7:30 बजे तक उठ जाता हूँ। उठते ही सबसे पहला काम यही होता है अपना फ़ोन हाथ में लेना है, लेकिन उस फ़ोन पे जो चीज़ करनी है वो मैं रात को कर चुका होता हूँ। हमारे टीम के द्वारा, GGD टीम द्वारा GGD फैक्ट नाम की एक मुहिम चलाई जा रही है। GGD फैक्ट्स, हम मतलब ऐसे जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा कि एक जैसे कोई नाम है या कोई, तो उन फैक्ट्स को एक इमेज के रूप में, एक इंस्टा वाली जो डायमेंशन होता है उस इमेज के रूप में हम उसे सेट कर देते हैं पूरा ही कि ये चीज़ है। वो सबसे पहला काम मेरा भी यही है और स्टूडेंट का भी। सुबह की शुरुआत GGD फैक्ट के साथ ये मुहिम चला रखी है, तो सबसे पहला रात को मैं बना के रखता हूँ। सबसे पहला काम यही है कि वो GGD फैक्ट टेलीग्राम चैनल पे डालना है। टेलीग्राम पे भी अपने 1,40,000 सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, तो वो स्टूडेंट को वहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में फिर गर्म पानी पीता हूँ मैं, और उसके बाद फिर दिनचर्या शुरू हो जाती है। ओके, फिर पूरा स्कूल से कितने बजे आ जाते हैं आप? स्कूल से 4:30 के समथिंग घर पे आ जाता हूँ मैं। और 4:30 के बाद आप अपने स्टूडियो में कितने बजे जाते हैं पढ़ाने? 4:30 जब मैं आता हूँ तो फिर मैं जो है सर मेरी पीपीटी पे खुद वर्क करता हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान है कि मुझे क्या पढ़ाना है और स्टूडेंट को क्या चाहिए वो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो मेरी पीपीटी पे मैं खुद वर्क करता हूँ। तो मेरी अभी जो क्लास का टाइमिंग है वो रात को 8 बजे का है, तो मैं 4:30 आ जाता हूँ घर पे, चाय वगैरह पीकर 5 बजे मैं लग जाता हूँ इस काम में। वो लगभग टाइम मेरा 2-3 घंटे का पीपीटी मेकिंग का होता है। उसके बाद 8 बजे मैं क्लास में आ जाता हूँ। और कितने बजे तक पढ़ाते हैं आप? ये लगभग 1-1.25 घंटे की क्लास हो जाती है। वैसे पहले तो मेरी आधे घंटे की या 40 मिनट की होती थी, लेकिन अभी क्या एग्जाम पास में आ गए बच्चों के और ऑब्जेक्टिव टाइप अपन करवाते हैं, तो उसमें बच्चों का भी भाग लेना जरूरी है, तो लगभग 1.25 घंटे की हो जाती है क्लास। तो अगर स्मार्ट इन्फोविजन एक मुहिम ले आपके साथ कि बच्चों से टीचर का मीटअप कराए, तो बड़े लेवल पे
जहाँ सारे बच्चे एक जगह आए सेंट्रल में, तो ये कैसा होगा? क्योंकि कुछ बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे 1 to 1 पूछना चाहते हैं, तो ये आप खुद करने वाले हैं या ऐसा होगा तो कैसा होगा? सर हमारे मामले में तो ऐसा है कि हमारे मामले में हमें तो यही लगता है कि आज ये कंटेंट पढ़ा दिया, अब कल अपन को ये पढ़ाना है, उसके अंदर ही हमारा ध्यान रहता है। तो यदि मैं ये सोचूं कि कोई टीचर इसे ऑर्गेनाइज करे, ये तो बहुत मुश्किल है और उसके लिए बहुत समय लगेगा। आप जैसे जो पार्टनर्स है, जैसे कि मैंने देखा था अभी टेक का भी करवाया था, जिसमें महात्मा जी टेक्निकल योगी ये सभी आए थे, तो आपके तो ये सभी संपर्क में है, तो आप ही करवा सकते हो, ये मैं समझता हूँ, और करवाना भी चाहिए। क्योंकि हम यदि सोचें कि हम स्टूडेंट्स से मिलें तो उसमें काफ़ी सारा सर प्लानिंग और समय लग जाएगा, लेकिन आप करवाएंगे तो हमें पता है कि जाना ही पड़ेगा, तो स्टूडेंट भी आएंगे, तो एक ऐसा मीटअप होता है तो बहुत अच्छा है। बता दूं, बहुत जल्दी हम उदयपुर में करने वाले हैं, जहाँ शिक्षक होंगे, उनके बच्चे होंगे, कुछ क्रिएटर भी होंगे। आपके जो सवाल होंगे वो लाइव होंगे और जवाब आपको लाइव मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें गौरव सर से हो चुकी है। अच्छा, लास्ट और सर, ये कितने नंबर ऑफ बुक्स अभी तक सेल हो चुके हैं और सेल के आपके माध्यम क्या क्या है? सर आप मरवा दोगे इंटरव्यू में। एक्चुअली ये जो है, ये लगभग सब, ये जैसे कुछ गाइड है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ करंट अफेयर्स की है, सारी अलग अलग है। तो लगभग अपन मान के चलें तो भी अभी तक सारी मिलाकर लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे जो हैं इनको पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और अपना फोकस भी यही रहता है कि बच्चों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, इसीलिए ये प्रेम मिल पाता है, नहीं तो बहुत कम लोग हैं। प्रेम कितना मिला है, कितने नंबर ऑफ प्रेम मिला है? लगभग इतना छोटा सा हाँ, लगभग 2 लाख बच्चों का प्रेम अभी तक, 1.5 से 2 लाख बच्चों का प्रेम मिल चुका है पुस्तकों पे। बहुत बड़ा नंबर है सर, और ऐसे ही प्रेम मिलता रहे, ये करोड़ों में जाए, मैं यही उम्मीद करूँगा। लास्ट वाइंड अप करने के पहले आपका फेवरेट एक्टर कौन है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वास्तव में वो मैं मानता हूँ अक्षय कुमार। अच्छा, कारण डेडिकेशन। उस बंदे के साथ कोई काम भी करता है उसे 4 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि वो काम के प्रति डेडिकेट है। दूसरी चीज, वो उनके अंदर एक राष्ट्रीयता का जो भाव है ना, कि मैं कितना कमा रहा हूँ उससे मतलब नहीं है, मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ वापस, वो बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे वो 1 साल में 20 फिल्म निकाल दें, लेकिन वो सारी कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब संदेश देगी। उनका डेडिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक्ट्रेस तो ऐसी कोई है ही नहीं फेवरेट। अब नहीं, पहले तो रही होगी कोई ना कोई। याद ही नहीं आ रही सर। ठीक है, आपकी फेवरेट मूवी जो आप बार बार देखना चाहते हो? फेवरेट मूवी में 3 इडियट्स सर, उसमें भी डेडिकेशन है और बहुत बहुत ज़्यादा सीखने को बहुत कुछ है उसमें, सारे इमोशंस हैं जो चाहिए उसमें, सब कुछ है। दूसरी एक तारे ज़मीं पर, बहुत बढ़िया। और फिर अपन देख सकते हैं बहुत सारी है सर, एक ये अक्षय कुमार की एक मूवी है, वो स्लीपर सेल्स पे बनी हुई है, बेबी, बहुत शानदार। तो प्लानिंग बताएं, प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे किया जाना चाहिए? बिल्कुल, मूवी का तो मैं वैसे भी शौकीन हूँ, तो मैं मतलब छोड़ता नहीं हूँ एक भी ऐसे। अच्छा, ठीक है। सो आपने देखा कि गौरव सर से मैंने लगभग पर्सनल सवाल भी पूछे, प्रोफेशनल भी पूछे, उनकी फेवरेट एक्टर कौन है, एक्ट्रेस, ये सर की अपनी आइडियोलॉजी है। ऐसा नहीं कि यही आइडियोलॉजी आपको भी फॉलो करना है, क्योंकि हर पर्सन यूनिक है। ये जो गुरु हैं, इन गुरु से क्या सीखना है हमें? माइंडसेट, कंसिस्टेंसी। हो सकता है सर का जो फेवरेट है अक्षय कुमार है और आपके कोई और होंगे, तो ऐसा नहीं आप गलत या कोई सही है, यहाँ केवल माइंडसेट का है। माइंडसेट से ही प्रभु राम थे, वही माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, वो रावण है। महाज्ञानी होने के बाद भी सोचो, उनको ज्ञान का अनुभव भी था, सब कुछ था, लेकिन छोटी सी कमी, सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत भी देखे, 2 सलाहकार, एक श्री कृष्ण, एक शकुनी। असंख्य सेना कौरवों की और टुकड़ी भर पांडवों की सेना से हार गई, तो कहीं न कहीं सर ये पांडव का ही था कि एक सही लीडर। जैसे थोड़ा सा हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, 2 टाइप के टीचर हैं,
मैं मान सकता हूँ कुछ शकुनी प्रवृत्ति के हैं जो अपना जेब भरना चाहते हैं, कुछ श्री कृष्ण की तरह हैं जो वैल्यूज़ पे बात करना चाहते हैं, जो बच्चों केवल पढ़ाएंगे नहीं उनके माइंडसेट के बारे में भी बात करेंगे, वो जब गिर रहे होंगे तो उनको संभालेंगे भी, ठीक है, उनको गिरने नहीं देंगे। सही सलाहकार, सही टीचर होना भी बहुत ज़रूरी है। सही एग्री करते हैं आप? बिल्कुल सर। इसमें ऐसा है सर कि यदि कोई टीचर इस माइंडसेट के साथ में यूट्यूब पे चैनल बना रहा है या कोई कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मैं कह सकता हूँ वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सोच सिर्फ पैसे कमाने पे होगी। यदि आप कंटेंट पे फोकस करते हो, यदि आप स्टूडेंट को वो चीज़ देना चाहते हो, तो पैसा, ग्रोइंग, सब कुछ इसके पैरेलल में मिलता है। ये बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए और मैं करता भी हूँ। ये सारी चीज़ें चलती है, लेकिन आपका फोकस रहना चाहिए कंटेंट पे। एक टीचर और एक यूट्यूबर होने के नाते आपको सक्षम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सक्षम होंगे तभी आप एक अच्छा कंटेंट अच्छी क्वालिटी के साथ में स्टूडेंट को दे भी पाओगे। तो इसलिए आपके पास में जैसे अर्निंग होनी है तो अर्निंग भी ज़रूरी है, तभी आप उसे वापस दे भी पाओगे। जैसे कि मेरा फ्यूचर प्लानिंग है कि ऑनलाइन के साथ साथ मैं ऑफलाइन भी बच्चों को निःशुल्क प्रोवाइड करवाऊँ। तो उसके लिए मुझे मेरे पास भी अर्निंग सोर्सेज होने चाहिए ताकि मैं वापस बच्चों को और फैसिलिटी दे पाऊँ। तो ये चीज़ है, तो अर्निंग होती है, लेकिन अपना फोकस जो है वो कंटेंट पर और स्टूडेंट्स के भलाई पर रहना चाहिए। तो ये स्टूडेंट आपको बहुत कुछ देते हैं, दुआओं के साथ बहुत कुछ देते हैं। एक सवाल और सर बच गया था, 2023 में आपकी प्लानिंग क्या है बच्चों को लेके? 2023 में सर ये प्लानिंग लगभग आप मान के चलें कि 2024 तक चली जाएगी। मेरी प्लानिंग है, अभी जैसे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो मैं अभी इनको कंटिन्यू ऐसे ही ऑनलाइन, मेरा फ्यूचर प्लान यही है, मैं कभी भी पेड कोर्स लॉन्च नहीं करूँगा। टेस्ट सीरीज देता हूँ तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल फीस में और बेस्ट क्वालिटी के साथ। मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि जैसे बच्चे अभी ऑनलाइन निःशुल्क पढ़ रहे हैं, उनको एक ऐसा मतलब प्रोवाइड करवाई जाए, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी सेम चीज़ बढ़िया क्वालिटी के साथ में ऑफलाइन भी निःशुल्क पढ़ने को मिले, ताकि बच्चा किसी भी तरीके से, किसी भी तरह का उसका पढ़ने का पैटर्न है, वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये इस प्लानिंग पे काम चल रहा है। कितने बच्चे आपके टॉपर्स और कितने बच्चे सिलेक्टेड हो चुके हैं, कुछ आंकड़ा आप बनाते हैं? अभी जैसे मैं जो इसके पढ़ा रहा था, जैसे कि रेट यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर एंट्रेंस एग्जाम हुआ एक, ठीक है, पात्रता परीक्षा हुई, अब उसका मेंस एग्जाम है, मेंस के बाद में सिलेक्शन। तो एक मतलब पात्रता परीक्षा जो है उसे भी बहुत लेवल का अच्छा पेपर आया था। तो लगभग जो है अपने जैसे कि चैनल से जितने जुड़े हुए हैं बच्चे, वो सारे लगभग जो है उस समय अपने कोई 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, उसमें से लगभग बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया है। और अभी जैसे कि रिजल्ट आते हैं तो काफ़ी सारे, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता हूँ इतने सारे, क्योंकि बहुत सीमित टीम के साथ में काम कर रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे मैसेजेस बच्चों के आते हैं सिलेक्शन के। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप की दुआएं भी मिलती है, और वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू गौरव सर, ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू करते चले, लेकिन आप भी तो आपने देखा कि सर केवल वैल्यू से फोकस करते हैं, कंसिस्टेंसी बरकरार करते हैं। इतने टॉपर्स हैं कि वो गिन नहीं पाते, और बिजनेसमैन क्या करते हैं, दूसरे का टॉपर चुरा के अपने पोस्टर में लगाते हैं। तो अपनी ख्याति, अपनी वैल्यू ऐसा बनाओ कि दूसरे का टॉपर आपको ना लगाना पड़े, ठीक है। और जो हेटर्स हैं उनके लिए भी आप अपना ब्रांड, अपनी वैल्यू बड़ा करिए। आपको किसी के बच्चों का पोस्टर नहीं, किसी के प्रोडक्ट का फोटो नहीं लगाना पड़ेगा। क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। सो इस सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। कुछ गुरुओं के साथ मैं इस चैनल पे जितने भी गुरु को लेके आऊँगा वो केवल गुरु होंगे, टीचर नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान केवल गुरु देते हैं, टीचर नहीं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।